नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। साहिब और छोटे साहिब परेशान हैं। 13 महीने बाद क्या होगा, इसकी सोच सोच के नींदें उड़ी हुई हैं। जो राज्यों से सूचनाएं आ रही हैं वो खतरे का अलार्म बजा रही हैं। महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को स्टे तो नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। क्या कारण है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई तब भी साहिब परेशान हैं? दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने साहिब को बता दिया कि शिवसेना भले ही शिंदे की हो गई हो, सहानुभूति उद्धव की तरफ ज्यादा है। कर्नाटक, कुछ महीने बाद चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित नेता खड़गे ने भाजपा के पसीने छुड़ा दिए हैं। 24 घंटे पहले बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने टाटा बाय बाय करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि देश के हालात क्या हैं, देश की स्थिति कैसी है और क्या हो सकता है 2024 में। इसका मैं एक आकलन करके आपको बता रहा हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब सिर्फ 13 महीने बचे हैं। 1 साल 1 महीना। इसलिए चारों तरफ से यह सवाल पूछे जाने लगा है, क्या नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सत्ता में वापसी हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर फिलहाल ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि अब 2019 जैसी परिस्थितियां नहीं हैं। अब सभी पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग सीख ली है। सबने यह भी सीख लिया है कि युवाओं को क्या चाहिए, किसानों को क्या चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को क्या चाहिए। इस तरह की तमाम चीजें सीख ली हैं। और इन सब के साथ विपक्ष ने जो सबसे बड़ी चीज सीखी है वो ये कि किसी भी हालत में किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने से पहले अपने प्रत्याशी का पत्ता नहीं खोलना है। कौन बन रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, कहां का, ये कुछ बताना ही नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को परेशान कर रही हैं। क्या है वो बातें, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले 5 बड़े राज्य, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बड़े राज्य सब, इन सब में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में 110 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी है। मगर अब हालात बदले हुए हैं। मई में जिस राज्य कर्नाटक पे चुनाव होने जा रहे हैं, वहां सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शुरू में कहा कि कर्नाटक के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाजपा के लोगों को अपनी चाय पिलाकर ही मानेंगे। कल ही उन्होंने येदियुरप्पा के 2 बड़े करीबी भाजपा नेताओं को अपनी चाय पिला दी। आपको याद होगा, सब जगह आपने पढ़ा होगा कि 2 बड़े और रसूखदार नेता भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इंडिया टुडे ग्रुप का मूड ऑफ द नेशन सर्वे भी कर्नाटक में कांग्रेस को काफी बढ़त दिखा रहा है, जबकि गोदी मीडिया आमतौर पे कांग्रेस को बढ़ा हुआ दिखाता नहीं है। तेलंगाना में तो स्पष्ट है कि लड़ाई पहले नंबर की नहीं बल्कि दूसरे नंबर की हो रही है। सभी का मानना है यहाँ केसीआर रिपीट हो रहे हैं। केसीआर ने बहुत काम किया है तेलंगाना में, ये लगभग तय है। हाँ, मुख्य विपक्षी दल का कांग्रेस का स्टेटस बरकरार रहेगा या फिर ये स्टेटस भाजपा के पाले में चला जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आज सुबह मैंने कुछ ब्यूरोक्रेट से बात करी, तेलंगाना के सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। उनका भी कहना था कि कौन नंबर 2 पे आएगा ये कहना मुश्किल है, कि सरकार केसीआर की बन जाएगी। अब इस लड़ाई में भी कांग्रेस बीजेपी पर 21 साबित होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में तो शायद लगता है बीजेपी भूल गई है कि वह हमारा कोई राज्य है भी ऐसा जहां पे हमें काम करना है। भाजपा की स्टेट लीडरशिप छत्तीसगढ़ में लगभग खत्म हो चुकी है।
रमन सिंह काफ़ी बुजुर्ग हो चले हैं, बहुत सक्रिय भी नहीं रहते वो। दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा बना लिया है कि वहाँ कांग्रेस को कम से कम अगले 5 साल तक कोई चुनौती मिलती हुई नजर नहीं आ रही। 24 फरवरी से वहाँ रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन भी शुरू हो रहा है। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल तो राम गमन पथ भी बनवा रहे हैं। अब ऐसे में ट्रोल आर्मी उन्हें हिंदू विरोधी भी घोषित नहीं कर सकती। और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन भी उन्होंने बहाल कर दी। ओबीसी आरक्षण भी बघेल सरकार ने बढ़ा दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त राज्यपाल महोदय दबा कर बैठे हैं। और इन सब कारणों से बीजेपी की स्थिति लगातार छत्तीसगढ़ में खराब हो रही है। मध्य प्रदेश में भी मामा जी की स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं आदिवासी और वनवासी को लेकर बवाल है, तो यह पेपर लीक और भर्ती परीक्षा नहीं होने से खफाएं, बुरी तरह खफाएं। उधर पड़ोस के दोनों राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पेंशन बहाली के बाद राज्य के 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें सरकार बदलेगी नहीं तो पेंशन भी उन्हें नहीं मिलेगी, तो सरकार बदलना है। कुल मिलाकर राजस्थान की परिस्थितियां भी कुछ हद तक बीजेपी में जा सकती हैं। राजस्थान में जो लड़ाई हुई है गहलोत की पायलट की, उसको बीजेपी की प्रति थोड़ी सहानुभूति बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या होगा, गहलोत के तर्कश में कितने तीर अभी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाजपा के लिए समस्या ये 5 राज्य नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की एकजुटता तो समस्या है ही, साथ ही नितिन गडकरी की उपेक्षा और देवेंद्र फडणवीस का कद घटाया जाना भी एक समस्या है। भाजपा में बहुत गुस्सा है। महाराष्ट्र के 4 प्रोजेक्ट जिस प्रकार से महाराष्ट्र से गुजरात भेजे गए, उसमें उपजी नाराजगी अलग से है। बिहार और बंगाल बड़े राज्य, दोनों जगह भाजपा का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। हरियाणा में जो हालात बन रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, रोज बरोज भाजपा के खिलाफ हालात सामने आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बहुत बड़ा ब्रांड बने हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार मेहनत करके जिले जिले का दौरा करके मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छी पकड़ बना रहे हैं। मायावती पिछले गायब नजर आ रही है, कांग्रेस है नहीं, तो मुकाबला अखिलेश यादव वो भाजपा में होगा। बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बैटिंग हो जाए उत्तर प्रदेश में, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई की चर्चे आम हैं और ये बात नुकसान लगातार भाजपा को बताई जा रही है। कोई बड़ा गठबंधन सहयोगी अब बीजेपी के साथ है नहीं, ना नीतीश बाबू साथ है, ना बादल साहब का कुनबा साथ है, कोई बड़ा पार्टनर बचा नहीं है, ठाकरे परिवार का आसरा भी नहीं है। ऐसे में मोदी और शाह को सारी लड़ाई खुद से ही लड़नी है और इस लड़ाई में ना तो पेंशन मांग रहे सरकारी कर्मचारियों को राम मंदिर का मुद्दा लगा पाएगा, ना ही बेरोजगारी और अग्निवीर से परेशान युवाओं पर हिंदुत्व का कोई असर होगा। किसानों पर तो वैसे ही हिंदुत्व का नाम आती सबसे पहले देवता को याद आते हैं, तो वो हैं अन्न देवता। ऐसे में नड्डा जी के देवताओं के देवता को भला वो क्यों याद करेंगे। बाकी नीतीश बाबू ने तो जाति जनगणना के नाम पर मधुमक्खी के ऐसे छत्ते को छेड़ दिया है जिससे तरह तरह की मधुमक्खियां अभी भी बाहर निकल रही हैं। जाति जनगणना के मुद्दे को पहला मल्टीविटामिन तो रामचरितमानस विवाद के रूप में मिला है और जब से ये मिला है, जब से ये विवाद सामने आया है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ज्ञानवापी के गड्ढे में देवताओं को अब तलाश ले। अब तो लोग पूछने लगे कि जब देवताओं के देवता हैं ही तो और देवताओं को ढूंढने की क्या जरूरत है। मेघालय में भाजपा के शीर्ष नेता कह रहे हैं कि मैं तो बीफ खाता हूं। उन्होंने बीफ खाने की बात है कि हिंदुत्व की सियासत को और पलीता लगा दिया है। कुल मिलाकर देवताओं के देवता के मंदिर में अब ट्रोल आर्मी के पंडे ही बचे हैं, बाकी श्रद्धालु तो थोड़े थोड़े नजर आना बंद हो गए हैं। तो ये थे देश के हालात, अलग अलग राज्यों की राजनीतिक हालात। मुझे लगा आपसे शेयर करूं, मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा। हमारे बाकी राज्य के चैनल 4PM यूपी, 4PM बिहार, 4PM गुजरात और 4PM कर्नाटक, ये आपके अपने चैनल हैं, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।